हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले 12वीं भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार अध्याय 3 धारा विद्युत के भाग 1 को लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है किरचॉफ के नियम तथा व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त। अंग्रेजी माध्यम में इस टॉपिक का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, परंतु हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पूरे देश के विभिन्न राज्यों की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं तथा CBSE बोर्ड की 12वीं परीक्षा हिंदी माध्यम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों या टॉपिक्स के वीडियोज़ को फ़िलहाल मैंने बनाने का निर्णय लिया है, परंतु बाद में हिंदी माध्यम में पाठ्यक्रम के अन्य टॉपिक्स तथा आंकिक प्रश्नों के हल भी किए जाएंगे। उनसे संबंधित वीडियोज भी बनाए जाएंगे। तो अब स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले किरचॉफ के नियम को हम लोग डिस्कस करें तथा उसके बाद किरचॉफ के नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त को भी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉज और किरचॉफ्स रूल। जर्मन वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथ से संबंधित 2 नियमों का प्रतिपादन किया। जटिल विद्युत परिपथ उसे कहा जाता है जिसमें बहुत सारे चालक तारों का संयोजन हो, चालक तारों का जाल हो। तो वहाँ पर ओम का नियम द्वारा विभिन्न चालकों में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसको देखते हुए किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथ के लिए 2 नियमों का प्रतिपादन किया, जो कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तथा दिश धारा परिपथ दोनों के लिए लागू किए जा सकते हैं। सबसे पहले किरचॉफ का पहला नियम, इसे किरचॉफ का धारा संबंधी नियम या संधि नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ करंट रूल, KCL और जंक्शन रूल। पहला नियम किरचॉफ का KCL या संधि नियम भी कहलाता है। किरचॉफ करंट रूल और जंक्शन रूल अंग्रेजी में संधि नियम। और इस नियम के अनुसार, किरचॉफ का पहला नियम के अनुसार, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योग बाहर जाने वाली, संधि से बाहर या दूर जाने वाली धाराओं के कुल योगफल के बराबर होता है। दैट इज इनकमिंग करंट्स एट द जंक्शन इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट जंक्शन। तो इसे आप लोग नोट करें। किरचॉफ का पहला नियम, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर, विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। मिलने वाली धाराओं का
सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। संकेत रूप में इसे लिखा जा सकता है सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। जितनी भी धाराएं हैं सभी का योग सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। मतलब जितनी भी धाराएं किसी संधि बिंदु पर आएंगी उनका योग तथा जितनी धाराएं वह बराबर होगा उनका योग बराबर होगा उस संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के। सपोज किया जाए यहाँ पर हम चार चालक तार किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर संयोजित है ओ बिंदु पर, अर्थात ओ संधि बिंदु है। सपोज किया जाए कि इसमें पहले चालक तार में धारा I1 जंक्शन की ओर आ रही है और I2 भी सपोज किया जाए जंक्शन की ओर जा रही है, जंक्शन से बाहर की ओर भी, जंक्शन से दूर भी उसे दर्शाया जा सकता है। और I3 तीसरे चालक तार में I3 धारा जंक्शन से बाहर निकल रही है और I4 धारा भी बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर इस चित्र 1 में किरचॉफ का पहला नियम यहाँ अगर हम संधि बिंदुओं पर लागू करें तो संधि बिंदु O पर हम लिख सकते हैं, संधि बिंदु O पर, विद्युत परिपथ के संधि बिंदु O पर आने वाली धाराओं का योग, मतलब सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। मतलब I1 प्लस I2, और इसमें एक परंपरा है, कौन सी धारा धनात्मक होगी और कौन सी धारा ऋणात्मक होगी। तो संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक माना जाता है तथा संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक माना जाता है। तो उस परंपरा का उपयोग कर यहाँ संधि बिंदु O पर किरचॉफ का नियम, पहला नियम लागू किया जाए। संधि बिंदु पर सभी मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग शून्य होता है। मतलब I1 प्लस I2 दोनों संधि बिंदु की ओर आ रहा है, दोनों धाराएं संधि बिंदु की ओर जा रही हैं तो दोनों धनात्मक। ऐसे तो बीजीय योग है तो प्लस ही लिखना होगा, लेकिन I3 और I4 धारा बाहर की ओर निकल रही है तो प्लस लिख करके, बीजीय योग है तो प्लस देना होगा और प्लस दे करके ब्रैकेट में माइनस I3, क्योंकि संधि बिंदु से तीसरे चालक तार में धारा I3 बाहर निकल रही है, और प्लस फिर I4 धारा भी संधि बिंदु से दूर जा रही है तो माइनस I4 प्लस, बीजीय योग है तो प्लस तो लिखना होगा, लेकिन परंपरा के अनुसार संधि बिंदु से बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक, तो प्लस माइनस I4 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर अब स्पष्ट हो गया कि अब इसे लिखा जा सकता है I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस I3 प्लस माइनस I4 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इसलिए I1 प्लस I2 और माइनस I3 को दाएं साइड में, दाएं पक्ष में ले गए तो प्लस हो गया I3, और फिर बाएं पक्ष में प्लस माइनस I4 भी माइनस है, इसको भी दायां पक्ष RHS में ले जाने पर ये प्लस हो गया। तो स्पष्ट हो गया कि अर्थात संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धारा, दोनों धाराओं I1 प्लस I2 का मान उतना ही होगा जितना कि जितनी धारा संधि बिंदु पर I1 प्लस I2 के रूप में शामिल हो, I1 तथा I2 के रूप में कुल योग होगा दोनों धाराओं का, तो उतनी धारा I3 और I4 के रूप में उतनी ही धाराएं बाहर भी निकल जाएंगी। मतलब संधि बिंदु पर कोई भी धारा, किसी भी धारा का कोई, इसमें जितनी धारा संधि बिंदु पर आ रही है उतनी ही धारा बाहर निकल रही है, किसी भी धारा, विद्युत धारा का ह्रास नहीं हो रहा है या आवेश का ह्रास नहीं हो रहा है। तो अतः किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। तो राइट डाउन, इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग, मतलब I1 प्लस I2 बराबर होगा संधि बिंदु से बाहर जाने वाली धाराओं I3 और I4 के योग के। तो स्पष्ट है कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है विभिन्न राज्यों के स्टेट बोर्ड्स में या CBSE बोर्ड्स में भी 12वीं की परीक्षा में कि किरचॉफ का पहला नियम आधारित है। उसमें 4 विकल्प होते हैं, आवेश संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा, सही आंसर होगा आवेश संरक्षण नियम पर। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। तो यह ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अतः किरचॉफ का पहला नियम आप लोग भी नोट कर लें। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है।
अर्थात कुल आवेश संरक्षित होता है। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है? विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर है। आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है किरचॉफ का पहला नियम, नियम पर आधारित कभी कभी किरचॉफ का पहला नियम पर आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न में सर्किट बना करके धारा को, विभिन्न धाराओं का मान इंगित रहता है तथा एक धारा मालूम नहीं होती है, उसका मान ज्ञात करना होता है। अब यहाँ सपोज किया जाए कि I1 5 एम्पियर है, I2 सपोज करते हैं I2 4 एम्पियर है और I3 का वैल्यू 6 एम्पियर है। तो I4 का वैल्यू कितना होगा ये मालूम कर सकते हैं, आसानी से मालूम हो जाएगा। I1 तथा I2 दोनों धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, तो दोनों धाराओं का योग दोनों धनात्मक होंगी और परंपरा के अनुसार, और I3 तथा I4 धाराएं बाहर की ओर निकल रही हैं तो परंपरा के अनुसार ऋणात्मक होगी। तो I1 + I2 = I3 + I4। संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग, कुल योग बराबर संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं का कुल योग। जितनी धाराएं संधि बिंदु पर कुल आएंगी उतनी धारा बाहर भी निकल जाएगी, मतलब धारा का कोई ह्रास नहीं होता है, कोई लॉस नहीं होता है। तो इस प्रकार I1 है प्रॉब्लम में फॉर एग्जाम्पल 5 एम्पियर है और I2 4 एम्पियर है। तो यहाँ पर I1 + I2 दैट इज 5 + 4 = I3 6 एम्पियर है और प्लस I4 मालूम करना है। तो 6 एम्पियर है ये, तो संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का कुल योग कितना है? 5 + 4 9 एम्पियर, और इसमें से I3 कितना है? 6 एम्पियर। तो I4 कितना बचा? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर होगा तो 6 + 3 9 हो जाएगा, और ये 5 + 4 = 9। तो इस प्रकार किरचॉफ के पहला नियम का उपयोग कर संधि बिंदुओं पर I4 का मान 3 एम्पियर मालूम किया जा सकता है। किरचॉफ का पहला नियम को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम को डिस्कस करेंगे। तो किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम एक बंद परिपथ के लिए लागू होता है, बंद विद्युत परिपथ के लिए लागू होता है, जिसे बंद जाल भी कहा जा सकता है या बंद लूप भी कहा जा सकता है। किरचॉफ का दूसरा नियम, और किरचॉफ का दूसरा नियम को किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहा जाता है, और छोटे रूप में एब्रेविएटेड फॉर्म में इसे KVL से हम व्यक्त कर सकते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम किरचॉफ वोल्टेज रूल, और अंग्रेजी में एब्रेविएटेड फॉर्म में छोटे रूप में इसे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का दूसरा नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ या बंद लूप या बंद जाल जिसके विभिन्न भागों में विभिन्न चालकतारों से भिन्न भिन्न धाराएं प्रवाहित होती हैं, तो उस बंद जाल के अनुरेख उसके विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग, अर्थात किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों के विभिन्न शाखाओं के विभवांतर का तथा उसमें उपस्थित सेल के विद्युत वाहक बलों का कुल बीजीय योग 0 होता है। अर्थात किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों का कुल विभवांतर का बीजीय योग 0 होता है। यह किरचॉफ का दूसरा नियम है, जिसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहा जाता है। अब इसे आप लोग नोट करें। किसी बंद विद्युत परिपथ का कुल विभवांतर, इसको अगर बहुत छोटे रूप में अगर व्यक्त किया जाए, कुल विभवांतर
उसमें उस बंद परिपथ बंद लूप में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बल भी शामिल होंगे, उसका योग भी शामिल होगा, तो कुल विभवांतर शून्य होता है, शून्य होता है। अर्थात संकेत रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है किरचॉफ का दूसरा नियम को, सिग्मा भी, ये कुल विभवांतर हो गया बंद विद्युत परिपथ का, प्लस अगर उस बंद परिपथ में सेल भी उपस्थित हों तो उसके भी विद्युत वाहक बलों का कुल योग शून्य होता है, वह भी शामिल हो जाएगा उसमें। अगर उस विद्युत वाहक उस बंद परिपथ में या उस बंद जाल या बंद लूप में कोई सेल नहीं है तो उसका विद्युत वाहक बल शून्य माना जाता है। तो सिग्मा भी प्लस सिग्मा ई इक्वल्स टू 0। सिग्मा भी किसी बंद परिपथ के विभिन्न शाखाओं के विभवांतरों का योग है तथा सिग्मा उस बंद परिपथ में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग है, तो कुल विभवांतर बंद परिपथ का शून्य होता है। यह किरचॉफ का दूसरा नियम है। तथा किरचॉफ का दूसरा नियम, यहाँ पर फिर एक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से एराइज होता है, उत्पन्न होता है इस रूल से भी, कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस नियम पर आधारित है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम, आंसर है कि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो राइट डाउन, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इसे भी प्रायः विभिन्न राज्यों के 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। किरचॉफ सेकेंड रूल, सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अंग्रेजी में भी ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, नियम पर आधारित है। अब किरचॉफ का दूसरा नियम को हम किसी बंद विद्युत परिपथ में लागू कर सकते हैं। इसे किसी बंद परिपथ में उदाहरण के तौर पर लागू किया जा सकता है। सपोज किया जाए एक बंद विद्युत परिपथ है ABCA। यहाँ एक बंद विद्युत परिपथ है, बंद जाल है, इसमें बहुत सारे चालक तार आपस में संयोजित हैं और इसमें एक प्रतिरोध R1 R2 तथा इस बंद परिपथ में 3 प्रतिरोध लिए जाएं, R1 R2 R3, और 2 सेल भी इसमें सपोज किया जाए उपस्थित है। तो एक प्रतिरोध हो गया, एक चालक तार का प्रतिरोध R1 है, R1, और इसमें सेल भी है, और सेल में यहाँ धारा, सेल से होकर धारा, सेल का जो गमन की दिशा है वह धनात्मक से ऋणात्मक, इसमें धारा प्रवेश करेगी बाहर से, धनात्मक से ऋणात्मक, और R1 प्रतिरोध से होकर के धारा कितनी है, I1 है, सपोज करेंगे। आई धारा कहाँ से आई, बाहर से आई, बाहर से बैटरी जोड़ करके 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर स्थापित किया गया, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो इस बंद परिपथ का पहले नामकरण कर दिया जाए, AB, पहला भाग इसका है, पहली शाखा है इस बंद परिपथ का AB, जिसमें कि प्रतिरोध R है, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, और इसमें सेल भी लगा है, और इस सेल का EMF विद्युत वाहक बल सपोज किया जाए E1 है। अब एक और प्रतिरोध दूसरी शाखा BC में उपस्थित है, वह प्रतिरोध है R2, प्रतिरोध R2 लगा दिया गया दूसरी शाखा में, और इसमें भी एक सेल है जिसमें धारा, विद्युत धारा निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब यहाँ सेल के गमन की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर है। सेल यहाँ पर डाइवर्ज कर रहा है किस डायरेक्शन में, निगेटिव टू पॉजिटिव, सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और अब तीसरी शाखा में एक और प्रतिरोध, तीसरी शाखा में एक अन्य प्रतिरोध R3 लगा दिया जाए। यहाँ तीसरी शाखा है इस बंद परिपथ का, इसमें कोई सेल, इस शाखा में कोई सेल नहीं है, केवल प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध कितना है, R है, और इसमें धारा कहाँ से आ रही है, बाहर से। यहाँ इसका नाम ABCA, बंद परिपथ, बंद जाल, बंद विद्युत परिपथ ABCA, और A तथा C बिंदुओं के बीच में बाहर से बैटरी जोड़ करके विभवांतर स्थापित किया जाता है, जिससे कि इस बंद परिपथ में मुख्य धारा प्रवाहित होती है। कितनी मुख्य धारा I है, जो कि A तथा C के बीच में बैटरी जोड़ने से
प्राप्त होती है उस बैटरी से धारा आई। और यह धारा दो भाग में बट गई। यहाँ पर ए बिंदु पर एक भाग में धारा R1 प्रतिरोध से होकर के धारा I1, जबकि R3 से होकर के धारा, R3 नेम है इसका, इस प्रतिरोध का नाम R3 है, तो इसके में प्रवाहित होने वाली धारा को हम I3 नाम दे दें। और I1 धारा अब बैटरी से होते हुए फिर बी बिंदु पर पहुंच गई। I1 ही धारा है और यही I1 धारा है अब R2 में स्थानांतरित हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। धारा I1 ही है, लेकिन अब R2 प्रतिरोधक से होकर के जब धारा प्रवाहित होगी तो उसका नाम I1 ही I2 हो गया। यहाँ पर हम I1 धारा का नया नाम I2 कर देते हैं जब वह R2 प्रतिरोधक से प्रवाहित होती है। और यहाँ पर फिर सेल से होते हुए धारा सी बिंदु पर पहुँचेगी, तो सी बिंदु पर पहुँच करके धारा आई और यहाँ पर इधर धारा यही I1 धारा यहाँ I2 हो गया और यहाँ धारा I3 है। तो फिर यहाँ पर सी बिंदु पर मिल करके कुल धारा कितनी हो गई? कुल धारा फिर I हो गई, टोटल करंट इसमें। इधर से I3 और ऊपर से I1, और I1 ही इसमें R2 प्रतिरोधक से होकर के R2 ये I1 धारा ही जो AB शाखा में प्रवाहित हो रही है बंद परिपथ के, वही धारा इसमें, क्योंकि इसके बाद कोई यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, तो I1 धारा ही इसमें स्थानांतरित होकर के उसका नाम R2 प्रतिरोधक से धारा I2 हो गई। तो कुल धारा फिर हो गया सी बिंदु पर ये I3 और ये फिर I1 ही है, तो I1 प्लस I3 मिल करके फिर I1 ही I2 हो गया, तो I2 प्लस I3 मिल करके फिर I हो गया, बिकॉज I1 इक्वल टू I2। तो ये चित्र 2 हो गया, जिसमें कि एक बंद परिपथ को या बंद जाल को या बंद लूप को दर्शाया गया है। तो इसमें अब हम किरचॉफ का दूसरा नियम लागू कर दें कि बंद परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल का योग 0 होता है। तो बंद विद्युत परिपथ ABCA में अब इसमें प्रतिरोध का तथा सेल का गमन का रास्ता अगर चूज कर लिया जाए तो हमें किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करने में काफ़ी सुविधा होगी। तो पाथ हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी लिया जा सकता है। तो यहाँ जो पथ है प्रतिरोधक के गमन का, तो वह और सेल का जो गमन की दिशा है, तो उसको हम क्लॉकवाइज यहाँ पर सपोज करते हैं। अब विभवांतर का मान धनात्मक या ऋणात्मक होगा, इससे संबंधित एक नियम है। यदि प्रतिरोध के गमन की दिशा में चलने पर, प्रतिरोध के गमन की दिशा में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस स्थिति में उस प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर ऋणात्मक होगा, तथा सेल के गमन की दिशा धनात्मक से अगर ऋणात्मक है, तो यहाँ धन विभव से ऋण विभव, तो यहाँ पर विभव पतन हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो सेल का विद्युत वाहक बल उस स्थिति में ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पर प्लस से माइनस सेल के गमन की दिशा है, तो यहाँ पर इस सेल का विद्युत वाहक बल उस रूल के अनुसार, उस नियम के अनुसार ऋणात्मक होगा। फिर अब R2 प्रतिरोधक के गमन की दिशा में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिर अब R2 प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर भी ऋणात्मक होगा उसके अनुसार। प्रतिरोध के गमन की दिशा में, प्रतिरोध के ट्रेवर्स करने की दिशा में अगर धारा प्रवाहित होती है, धारा भी उसी दिशा में प्रवाहित होती है, तो धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल अर्थात R1 के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा उसको ऋणात्मक माना जाता है। और यदि प्रतिरोधक की दिशा में अगर धारा प्रवाहित हो रही है किसी परिपथ में, ये प्रतिरोधक की दिशा है, R के गमन की दिशा है और धारा की दिशा भी वही है, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा भी जो होगा वह निगेटिव होगा। और इसके विपरीत अगर प्रतिरोध का गमन की दिशा इधर है, लेफ्ट टू राइट, और धारा इसके विपरीत दिशा में अगर प्रवाहित होती है, तो उस स्थिति में प्रतिरोधक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, प्रतिरोधार के सिरों के बीच का विभवांतर, उसको धनात्मक लिया जाता है। यह परंपरा है। तो किसी बंद विद्युत परिपथ में धारा की दिशा धनात्मक भी, क्लॉकवाइज भी लिया जा सकता है, दक्षिणावर्त दिशा में भी लिया जा सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, या बायावर्त दिशा में भी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लिया जा सकता है। कोई परंपरा अगर एक दिशा में धनात्मक लिया जाए तो दूसरी दिशा में ऋणात्मक होगा। तो कोई भी इसमें कन्वेंशन लागू किया जा सकता है। क्लॉकवाइज दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में अगर धारा धनात्मक लिया जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बायावर्त दिशा में धारा ऋणात्मक होगी, या इसका उल्टा कोई भी परिपाटी को लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर हम पाथ का अगर सिलेक्शन कर दें, पाथ मतलब
रजिस्टर कैसे ट्रेवर्स करेगा, कैसे गमन करेगा, तो उस पाथ को, या सेल कैसे गमन कर रहा है, तो उसका अगर पाथ जो कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है, तब यहाँ पर विभवांतर माने बंद परिपथ का कुल विभवांतर निकालने में, मालूम करने में काफ़ी सुविधा होगी। तो अब हम उसी परंपरा का, उसी नियम का उपयोग करते हुए इस बंद परिपथ, पूरे बंद परिपथ जिसका नाम ABCA है, इसमें अब किरचॉफ का दूसरा नियम लागू किया जाए। तो किरचॉफ का वोल्टेज रूल से अब बंद परिपथ ABCA में KVL का उपयोग करने पर, किरचॉफ वोल्टेज रूल का उपयोग करने पर, KVL का उपयोग करने पर अब स्टार्ट करते हैं। पाथ हमने लिया है क्लॉकवाइज। यहाँ पर प्रतिरोध के गमन की जो दिशा है, ट्रेवर्स करने की, रेजिस्टेंस के ट्रेवर्स का जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज लिया गया है। तो अब देखें यहाँ पर जो रूल हमने बतलाया कि अगर प्रतिरोध के गमन की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ऋणात्मक होगा। तो AB भाग में बंद परिपथ ABCA के AB भाग में प्रतिरोध R1 लगा है और यहाँ प्रतिरोध के गमन की दिशा क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्ती है, और धारा भी उसी दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच का विभवांतर ऋणात्मक होगा। तो ओम का नियम से प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच का विभवांतर I1 × R1, लेकिन यह ऋणात्मक होगा क्योंकि धारा भी प्रतिरोध के गमन की दिशा में है। तो -I1 × R1, ये बंद परिपथ की शाखा AB में किरचॉफ का दूसरा नियम लागू हुआ। अब यहाँ पर इस भाग में, AB भाग में सेल भी है, और सेल कैसे गमन कर रहा है, सेल के गमन की दिशा क्या है, धनात्मक से ऋणात्मक, मतलब धन विभव से ऋण विभव की ओर, मतलब विभव का पात हो रहा है, विभव का पतन हो रहा है। तो उस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, वह -E1। अब चला जाए यहाँ BC भाग में, बंद परिपथ के BC भाग में जो धारा AB भाग में I1 थी, वही धारा ट्रांसफ़र हो गई है, स्थानांतरित हो गई है प्रतिरोध R2 में। चूँकि प्रतिरोध का नाम R2 है, इसलिए यहाँ पर धारा को I1 के जगह पर इसका नाम I2 कर दिया गया। तो यहाँ पर भी प्रतिरोध की गमन की जो दिशा है वह क्लॉकवाइज है, क्योंकि पाथ हमने क्लॉकवाइज लिया है, दक्षिणावर्ती लिया है, और धारा भी उसी के अनुरेख प्रवाहित हो रही है प्रतिरोध के गमन की दिशा में ही। तो R2 के सिरों के बीच का विभवांतर भी ऋणात्मक होगा। तो R2 के सिरों के बीच का विभवांतर होगा धारा गुणे प्रतिरोध -I2 × R2। अब यहाँ पर सेल है इसी BC भाग में, बंद परिपथ के BC भाग में एक सेल लगा है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, और वहाँ पर सेल की गमन की जो दिशा है वह ऋणात्मक से धनात्मक है, मतलब ऋण विभव से धन विभव, मतलब विभव में वृद्धि हो रही है। तो इस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। तो +E2। अब केवल बंद परिपथ का एक भाग रह गया, वह AC है, और AC में प्रतिरोध की गमन की जो दिशा है वह तो क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त दिशा में है C से A, लेकिन धारा की दिशा, धारा प्रवाहित होने की दिशा प्रतिरोध में प्रतिरोध के गमन की दिशा के विपरीत है। अतः वैसी स्थिति में, जैसा कि मैंने रूल बतलाया था कि अगर प्रतिरोध के गमन की दिशा के विपरीत धारा प्रवाहित हो तो वैसी स्थिति में प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर धनात्मक होगा। तो यहाँ पर R3 के सिरों के बीच का विभवांतर धनात्मक प्लस I3 × R3। और किरचॉफ का दूसरा नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ का कुल विभवांतर 0 होता है, उसमें सेल का विद्युत वाहक बल भी शामिल है, तो ये = 0। तो इस प्रकार इस बंद परिपथ में हमने किरचॉफ का दूसरा नियम लागू किया, और मैं समझता हूँ कि यह आप सभी को यह रूल किरचॉफ का दूसरा नियम से संबंधित स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। किरचॉफ के दोनों नियमों को डिस्कस करने के बाद अब किरचॉफ के नियमों का अनुप्रयोग, और यह अनुप्रयोग है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त। व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से
किसी वन परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी ज्ञात किया जा सकता है। व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स व्हीटस्टोन ने किया था और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम व्हीटस्टोन सेतु रखा गया। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S ब्रिज या सेतु के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, जैसा कि ब्रिज में होता है, सेतु में होता है। तो उसी ढंग से चारों प्रतिरोध 4 चालक तार में एक प्रतिरोध AB, BC, AD तथा CD में 4 प्रतिरोध लगे हैं P, Q, R तथा S और उसे सेतु के रूप में इस ढंग से कनेक्टेड किया गया है। चारों प्रतिरोध आपस में जुड़े हैं सेतु की तरह, इसलिए इसका नाम व्हीटस्टोन सेतु है। इसके व्हीटस्टोन सेतु के विकर्ण वाली भुजा BD में एक गैल्वेनोमीटर लगा है जिसका प्रतिरोध G है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, हाई होता है, जिससे कि गैल्वेनोमीटर से होकर बहुत अल्प धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा IG है, जो कि B बिंदु तक प्रतिरोध P से प्रवाहित होने वाली धारा I का एक अंश IG प्रवाहित हो रहा है गैल्वेनोमीटर से। और बाहरी परिपथ में A तथा C बिंदुओं के बीच में एक बैटरी जोड़ा गया है B1 तथा कुंजी K को प्रेस करने पर या प्लग लगाने पर परिपथ पूरा होता है, परिपथ बंद हो जाता है। बंद परिपथ में धारा बहती है तो परिपथ पूरा होता है और बैटरी B1 से उत्पन्न धारा I व्हीटस्टोन सेतु के A संधि पर पहुंचती है और वहां से यह 2 भागों में वितरित होती है। प्रतिरोध P से होकर के धारा I1 तथा प्रतिरोध R से होकर धारा I2, जो कि D बिंदु तक पहुंचती है, जबकि AB शाखा में मतलब P प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होने वाली धारा B बिंदु तक पहुंचती है, AB शाखा के B संधि पर पहुंचती है। और यहाँ पर B संधि पर फिर धारा I1 धारा 2 भाग में वितरित हो जाती है, बढ़ जाती है। एक अल्प धारा गैल्वेनोमीटर से IG प्रवाहित हो रही है और दूसरी धारा, बची हुई धारा I1 में से B बिंदु तक तो I1 धारा प्रतिरोध P से होकर बहने वाली धारा पहुंची है और B संधि पर 2 भाग में धारा का वितरण हुआ है। तो एक IG धारा गैल्वेनोमीटर से होकर के G से होकर के और बची हुई धारा I1 में से IG निकाल लिया जाए तो I1 माइनस IG धारा प्रतिरोध Q से होकर प्रवाहित होगी, जो कि BC चालक में का प्रतिरोध है। अब C बिंदु तक कुल धारा हो गए थी, C बिंदु तक धारा पहुंची कितनी, I1 माइनस IG। अब इधर देखा जाए BD भुजा में विकर्ण वाली भुजा BD, जिसमें कि IG धारा गैल्वेनोमीटर लगा है, IG धारा प्रवाहित हो रही है और वह IG धारा D बिंदु तक पहुंची और फिर इधर प्रतिरोध R से बहने वाली धारा I2 D बिंदु तक पहुंचती है यहाँ पर। और ये दोनों मिल करके D संधि पर व्हीटस्टोन सेतु के D संधि पर IG धारा गैल्वेनोमीटर से होकर बहने वाली धारा प्लस ID धारा प्रतिरोध R से होकर के AD शाखा में, तो ये दोनों मिलकर I2 प्लस IG धारा प्रतिरोध S से होकर के गमन करती है। और फिर C बिंदु पर दोनों धाराएं मतलब I2 प्लस IG प्रतिरोध S से होकर और Q से होकर I1 माइनस IG, दोनों धाराएं यहाँ पर आपस में मिलती हैं C संधि पर। व्हीटस्टोन सेतु के C संधि पर दोनों धाराएं मिल करके I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG माइनस IG कैंसिल हो गया, तो फिर धारा हो गई C बिंदु पर बची धारा I1 प्लस I2 और यही धारा I1 प्लस I2 हुई, I2 इक्वल टू I, चूँकि A संधि पर बैटरी से उत्पन्न धारा I 2 भाग में विभाजित हुई थी, I1 एंड I2, तो यहाँ पर फिर I1 प्लस I2 मिल करके I। तो जितनी धारा यहाँ पर इंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है A संधि पर व्हीटस्टोन सेतु के, उतनी ही धारा सेतु के C संधि से होकर बाहर निकलती है। इसका मतलब है कि परिपथ, इस बंद परिपथ में पूरे परिपथ में धारा का वितरण सही है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ है जिसमें धारा के वितरण को भी दर्शाया गया है। अब इसमें किरचॉफ, यह चूँकि किरचॉफ के नियमों का अनुप्रयोग है, तो मतलब किरचॉफ के नियमों को इसमें लागू करना होगा। तो सबसे पहले किरचॉफ का पहला नियम A बिंदु पर, किरचॉफ का पहला नियम है किरचॉफ करंट रूल KCL। तो KCL से लागू कीजिए। KCL से संधि A पर, व्हीटस्टोन सेतु के संधि A पर जो धारा संधि की ओर आती है, पहला नियम के अनुसार, किरचॉफ का पहला नियम के अनुसार जो धारा संधि की ओर आती है धनात्मक और संधि से बाहर निकलती धारा को ऋणात्मक, तो I धनात्मक हो जाएगा उस हिसाब से। A पर I
माइनस I2 और I2 धाराएं बाहर निकल रही हैं, तो I माइनस I1 माइनस I2 कुल धाराओं का योग शून्य हो गया, इसलिए I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। और इसको यहाँ पर समीकरण एक मान लिया जाए। तो किरचॉफ का पहला नियम ए बिंदु पर लागू किया गया। अब किरचॉफ का दूसरा नियम जो कि किरचॉफ वोल्टेज रूल है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, उसको शॉर्ट में केवीएल कहा जाता है। तो केवीएल का उपयोग करेंगे, किरचॉफ के दूसरे नियम का, केवीएल का वोल्टेज रूल का उपयोग अब करेंगे बंद परिपथ में। और आप जानते हैं कि किरचॉफ का वोल्टेज रूल वह लागू होता है, या लूप रूल या मेश रूल वह लागू होता है बंद परिपथ में। तो अब दो बंद परिपथ यहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं, ABDA तथा BCDB। तो अब किरचॉफ का सेकेंड रूल से, यह फर्स्ट रूल था KCL, अब किरचॉफ का सेकेंड रूल है KVL से का उपयोग करने पर दोनों बंद परिपथ में हम उपयोग करेंगे, ABDA में और फिर BCDA में, DB में। लेकिन उसके पहले हम प्रतिरोध के गमन का, प्रतिरोध के गमन की का पथ कैसा होगा इसको देख लें, उसको हम लोग दोनों बंद परिपथ में विचार कर लें। तो हम दोनों बंद परिपथों में जो पथ है प्रतिरोध के गमन का, उसको हम क्लॉकवाइज ही लेते हैं। दोनों को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते थे, और एक बंद परिपथ में क्लॉकवाइज या दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम दोनों बंद परिपथ में प्रतिरोध का जो पथ है, गमन का पथ है, उसको हम क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं। तो बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ का वोल्टेज नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम लागू किया जाए। बंद परिपथ ABDA में अब किरचॉफ का दूसरा नियम लागू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे, चूँकि क्लॉकवाइज हमने लिया है प्रतिरोध के गमन की दिशा, तो AB से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रतिरोध के गमन की दिशा और करंट प्रतिरोध Q से होकर के प्रतिरोध की गमन की जो दिशा है उसी दिशा में करंट भी फ्लो कर रहा है। तो प्रतिरोध P के AB भुजा में, व्हीटरसन सेतु की AB भुजा में, AB शाखा में प्रतिरोध P के सिरों के बीच का विभवांतर होगा माइनस I1 इंटू P। चूँकि विभवांतर ऋणात्मक हो जाता है यदि प्रतिरोध के गमन की दिशा में धारा भी प्रवाहित हो उसमें, तो माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई P। अब सीधे चलते हैं यहाँ पर, अब कोई प्रतिरोध नहीं है इसके बाद, सीधे B बिंदु पर, और B बिंदु से अब इसमें इस भुजा में BD शाखा में, तो BD भुजा में या BD शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा गैल्वेनोमीटर से IG है, और प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का कैपिटल G माना गया है। और यहाँ पर भी प्रतिरोध की गमन की जो दिशा है क्लॉकवाइज लिया है हमने, पथ को क्लॉकवाइज लिया है और धारा भी उसी दिशा में है। तो फिर गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच का विभवांतर भी ऋणात्मक होगा, मतलब माइनस IG मल्टीप्लाइड बाई G। अब D बिंदु पर आते हैं, अब कोई प्रतिरोध उसके आगे नहीं है, तो जहाँ प्रतिरोध होगा वहीं पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, माना किरचॉफ का दूसरा नियम लागू होगा, वहीं पर धारा प्रतिरोध का गुणनफल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए धारा प्रतिरोध के गमन की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज है, D से A की ओर है, लेकिन धारा प्रवाहित हो रही है प्रतिरोध R से होकर के A से D की दिशा में। तो अब इस स्थिति में प्रतिरोध के गमन की दिशा के विपरीत धारा प्रवाहित होती है, तो विभवांतर का मान धनात्मक होगा, तो प्लस I2 इंटू R, प्लस I2 इंटू R। और इस बंद परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल किरचॉफ का दूसरा नियम के अनुसार कितना होगा, 0 होगा। तो ये 0 हो गया और इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। अब हमें व्हीटरसन सेतु के संतुलन की शर्त प्राप्त करनी है। तो व्हीटरसन के सेतु के संतुलन की स्थिति का मतलब है कि यहाँ B बिंदु, परिपथ के B बिंदु तथा D बिंदु का विभव समान होना चाहिए, और जब विभव समान होगा दो बिंदुओं का, तो उसके बीच का विभवांतर शून्य होगा। तो जब विभवांतर शून्य होगा तो धारा का मान भी शून्य होगा ओम के नियम से, क्योंकि I समानुपाती होता है V के। तो व्हीटरसन सेतु के संतुलन की स्थिति में B तथा D बिंदुओं का विभव समान होगा, इसलिए विभवांतर शून्य होगा, तो गैल्वेनोमीटर से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो व्हीटरसन सेतु के संतुलन की स्थिति में IG इक्वल टू 0 करना होगा। तो व्हीटरसन सेतु के संतुलन के लिए IG इक्वल टू 0, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा 0। इसे समीकरण 2 में 0 हम रख दें, IG जहाँ पर है, तो हमें समीकरण 2 से माइनस I1P माइनस I1 इंटू P, और ये सेकेंड टर्म IG 0 होने के कारण पूरा सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा पूरा, तो इसको छोड़ देते हैं, प्लस I2R, थर्ड टर्म है I2 इंटू R इक्वल टू 0। साइज चेंज कर लें, I1
P इजकल टू आई टू आर, I1P इजकल टू आई टू आर, इसलिए P अपॉन आर इक्वल्स टू I2/I1। तो बंद परिपथ, पहले बंद परिपथ में किरचॉफ का I2/I1, इसको इस समीकरण 3 मान लिया जाए। तो पहले बंद परिपथ में किरचॉफ का दूसरा नियम लागू करने पर, मतलब वीटरस्टोन सेतु का शर्त भी लागू किया गया, तो IG का मान 0 रखने पर हमें कंडीशन आ गया P/R, मतलब बंद परिपथ के बाएं साइड के दो प्रतिरोध का अनुपात, दो प्रतिरोध कनेक्टेड हैं AB तथा AD भुजा में, तो उसके प्रतिरोध का अनुपात कितना हो गया I2/I1। इस टर्म को -I1P को साइड राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो I1P इजकल टू I2R, इसलिए P/R इजकल टू I2/I1। अब किरचॉफ के दूसरे नियम का उपयोग, किरचॉफ वोल्टेज रूल का उपयोग दूसरे बंद परिपथ BCDB में किया जाए। तो अब बंद परिपथ BCDB में KVL का उपयोग करने पर, किरचॉफ के वोल्टेज रूल या किरचॉफ का सेकंड रूल का उपयोग करने पर, अब यहाँ पर भी प्रतिरोध के गमन की जो दिशा है, गमन का जो पथ है, वह हमने क्लॉकवाइज ही, दूसरे बंद परिपथ में क्लॉकवाइज ही लिया है, दक्षिणावर्त दिशा में ही लिया है। तो अब इधर से ही स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज ही यहाँ पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल अब हम देखेंगे। तो पहले BC भुजा में वीटरस्टोन सेतु के बंद परिपथ, दूसरे बंद परिपथ BCDB की BC भुजा में धारा प्रतिरोध के गमन की दिशा में धारा है I1 - IG, और प्रतिरोध के गमन की दिशा में ही पाथ के लॉन्ग ही प्रवाहित हो रही है। तो फिर से एक बार उस रूल का उपयोग करने पर विभवांतर का जो मान होगा Q के क्रॉस Q के सिरों के बीच, वह ऋणात्मक होगा। तो माइनस विभवांतर कितना होगा, ओम के नियम से धारा गुने प्रतिरोध, तो -I1 - IG प्रतिरोध Q से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, और प्रतिरोध का मान Q है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, C के बाद अब फिर CD भुजा में, वीटरस्टोन सेतु की CD भुजा में, CD भुजा में प्रतिरोध की धारा की जो दिशा, प्रतिरोध तो गमन कर रहा है क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में, लेकिन धारा नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब प्रतिरोध के गमन के विपरीत दिशा में है। तो उस स्थिति में विभवांतर, प्रतिरोध देश के सिरों के बीच का विभवांतर धनात्मक होगा। तो इसलिए प्लस प्रतिरोध देश के सिरों के बीच का विभवांतर धारा गुने प्रतिरोध, तो धारा कितनी है, इस प्रतिरोध से होकर I2 + IG गुना प्रतिरोध का मान S है, S धारा गुने प्रतिरोध, विभवांतर हो गया S के सिरों के बीच में। अब अंत में एक भुजा, इसमें एक भुजा BD, इस बंद परिपथ का एक भुजा बचा, जिसमें कि किरचॉफ का दूसरा नियम लागू करना है। तो इसमें भी अब धारा की दिशा, प्रतिरोध के ट्रेवर्स की दिशा, प्रतिरोध के गमन की दिशा तो क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, तो ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें हो जाएगा प्रतिरोध के गमन की दिशा, फिर BDR में, फिर यहाँ नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन धारा ऊपर से आ रही है नीचे की ओर, मतलब प्रतिरोध के गमन की दिशा के विपरीत धारा प्रवाहित हो रही है गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वह भी धनात्मक होगा। तो +IG × G गैल्वेनोमीटर के सिरों का विभवांतर हो गया, धारा गुने प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा IG और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमने G माना है। और इस बंद परिपथ का भी किरचॉफ का दूसरा नियम के अनुसार इस बंद परिपथ का भी कुल विभवांतर 0 होगा। तो कुल विभवांतर, ये सभी तीनों भुजाओं का, मतलब बंद परिपथ BCDB के तीनों शाखाओं में लगे प्रतिरोधों का विभवांतर है। तो कुल विभवांतर का योग 0 हो गया। तो इसे समीकरण 4 मान लें। अब फिर से यहाँ पर वीटरस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त हमें प्राप्त करना है। तो वीटरस्टोन सेतु के संतुलन के लिए, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन में, वीटरस्टोन सेतु के संतुलन में फिर से गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा IG का मान यहाँ पर समीकरण 4 में भी 0 रखना होगा। तो वैसी स्थिति में जहाँ जहाँ भी IG का टर्म है उसको 0 करें। तो थर्ड टर्म IG × G, थर्ड टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा ये खत्म हो गया। फिर इसमें केवल IG 0 होगा, तो I2S बचेगा, और फर्स्ट टर्म में -I1Q, तो IG 0 हो गया, तो -I1Q + I2 × S, यहाँ भी IG 0 हो गया सेकेंड टर्म में, जो ब्रैकेट के अंदर है, केवल I2 × S = 0। अब इसको फर्स्ट टर्म को -I1Q को RHS में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाने पर यह धनात्मक हो जाएगा। तो मतलब I2S = I1Q,
इसलिए Q बाई एस हम निकाल लें, Q बाई एस इक्वल्स टू I2 बाई I1, और ये हो गया समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब समीकरण 3 पहले से है, P बाई आर इक्वल्स टू I2 बाई I1। अब व्हीटरसन सेतु की दूसरे दाएं साइड में जो दो प्रतिरोध लगे हैं, Q ऊपर में और S नीचे में, उसका अनुपात भी Q बाई एस इक्वल टू I2 बाई I1 आ गया, और यहाँ P बाई आर भी I2 बाई I1 है। तो समीकरण 3 एवं 5 से, ये समीकरण 3 एवं 5 से राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, बायां पक्ष भी इक्वल होगा, तो P बाई आर इक्वल टू Q बाई एस। तो समीकरण 3 एवं 5 से P बाई आर इक्वल टू Q बाई एस, P बाई आर इक्वल्स टू Q बाई एस, ये समीकरण 6 हो गया। और इसको हम अरेंज कर सकते हैं, P बाई Q को नीचे ले आएँ, R को ऊपर ले जाएं, तो ही फाइनल कंडीशन होगा। तो P बाई Q इक्वल्स टू R बाई एस, समीकरण 6 को अरेंज करने पर, इसलिए P बाई Q को नीचे ले आते हैं हर में, डिनोमिनेटर में, और R को ऊपर ले जाते हैं, एक्सचेंज कर लिए, बदला बदली, तो R अपॉन एस, P बाई Q इक्वल टू R बाई एस। और इक्वेशन नंबर 7, P बाई Q माने व्हीटरसन सेतु के ऊपरी भाग में लगे दो प्रतिरोधों का अनुपात उसके निचले भाग में लगे दो प्रतिरोधों के अनुपातों के बराबर होना चाहिए, P बाई Q इक्वल टू R बाई एस। और यही व्हीटरसन सेतु के संतुलन की शर्त है। यह व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है, और इस शर्त का उपयोग कर हम अज्ञात प्रतिरोध का मान मालूम कर सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोध अगर सपोज करते हैं कि तीनों प्रतिरोध ज्ञात है, P Q R, इस व्हीटस्टोन सेतु में S अज्ञात है, तो S को हम मालूम कर सकते हैं। इसलिए अज्ञात प्रतिरोध S इक्वल्स टू Q इंटू R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से Q अपॉन R अपॉन P। तो इस समीकरण की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान भी मालूम कर सकते हैं, व्हीटस्टोन सेतु के अज्ञात प्रतिरोध का मान। और यह ध्यान रहे कि यह अज्ञात प्रतिरोध दोनों हो सकता है, मतलब निम्न प्रतिरोध भी हो सकता है, लो रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तथा उच्च प्रतिरोध भी हो सकता है, हाई रेजिस्टेंस भी हो सकता है। कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में यह पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान तो ज्ञात किया जाता है, हम जानते हैं, तो कभी कभी विकल्प में अज्ञात प्रतिरोध न दे करके दे देता है कि उच्च प्रतिरोध है और निम्न प्रतिरोध, एक ऑप्शन होता है, और अज्ञात प्रतिरोध का नाम नहीं होगा। तो उस स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अज्ञात प्रतिरोध अगर विकल्प के रूप में न हो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, और उसके जगह उच्च एवं निम्न प्रतिरोध हो, तो वही ऑप्शन सही होगा, उच्च एवं निम्न प्रतिरोध व्योममापी की सहायता, ये व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो इस संतुलन की स्थिति P बाई Q इक्वल टू R बाई एस, जो व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति है, इस कंडीशन को प्राप्त कर अज्ञात प्रतिरोध S इक्वल टू Q इंटू R अपॉन P, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। और व्हीटस्टोन सेतु परिपथ पर आधारित काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जिसे आगे अगले वीडियोज में उसे सॉल्व किया जाएगा। वैसे अंग्रेजी माध्यम में पहले से ही मैंने व्हीटस्टोन सेतु पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, जिसे आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, जो कि चैप्टर 3 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक है, जिसे अक्सर सभी 12वीं बोर्डों की परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसी के तहत यह वीडियो बनाया गया, क्योंकि अभी फ़िलहाल केवल हिंदी माध्यम में केवल परीक्षा में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स या प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं पर आधारित वीडियो बनाया जा रहा है। बाद में अन्य टॉपिक्स को भी, सिलेबस के अन्य टॉपिक्स को भी शामिल किया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप सभी लाइक करें,
दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।